हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बात की ओरिजिन ऑफ चाइनीज़ लैंग्वेज। चाइनीज़ लैंग्वेज कैसे ओरिजिनेट हुई, कैसे इस लैंग्वेज की ग्रोथ हुई और ये ग्रोथ बाकी लैंग्वेजेस की, स्पेशली उन लैंग्वेजेस से जिनसे हम ज़्यादा फेमिलियर हैं, उनसे इसकी ग्रोथ डिफरेंट कैसे रही। तो जो मेजर डिफरेंस हमने देखा था वो ये था कि बाकी लैंग्वेजेस मोस्टली स्पोकन फर्स्ट हैं। वो पहले बोलचाल की भाषा में आई, उसके बाद उनका एक रिटन फॉर्म डेवलप किया गया जिससे कि वो सिस्टमैटिकली ट्रांसफ़र की जा सके, सिस्टमैटिकली पढ़ाई जा सके। चाइनीज़ लैंग्वेज इससे उलट डेवलप हुई। पहले इसका एक रिटन फॉर्म आया जो मोस्टली पिक्टोग्राफिक फॉर्म था, डायरेक्ट पिक्चर्स से आइडिया कन्वे किए गए। उसके बाद इसका स्पोकन फॉर्म आया। इसका मतलब उन पिक्चर्स को उसके बाद साउंड्स दी गई बोलने के लिए। इस जो चेंज है, ये जो चेंज है दूसरी लैंग्वेजेस का और चाइनीज़ लैंग्वेज का, इसकी बहुत सारी सिग्निफिकेशंस हैं, बहुत सारी इम्प्लीकेशंस हैं इसकी। सबसे पहली कि जो चाइनीज़ लैंग्वेज थी वो बहुत स्टैंडर्डाइज हो गई रिटन फॉर्म में। जैसे हमने देखा कि हर 50 या 100 किलोमीटर बाद हमारा बोलने का तरीका बदल जाता है, और जब ये बोलने का तरीका इतना डिफरेंट हो जाता है कि उस अलग बोली को नए शब्द दिए जा सकें, नए अल्फ़ाबेट्स दिए जा सकें, उसके बाद वो एक नई लैंग्वेज डेवलप हो जाती है। लेकिन क्योंकि चाइनीज़ लैंग्वेज में सिर्फ पिक्चर्स थी, पिक्चर्स ट्रांसफ़र हो रही थी, तो पिक्चर्स में कोई चेंज नहीं आया। क्योंकि बोलने में चेंज हो सकता है, लेकिन अगर आपने रिटन फॉर्म में कोई चीज़ ड्रॉ की है, उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है, तो वो चेंज नहीं होगा। तो चाइनीज़ लैंग्वेज जब ट्रैवल हुई तो जो उनका रिटन फॉर्म था वो चेंज नहीं हुआ। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, चाइना का एरिया बहुत बड़ा है। चाइना इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन इतने बड़े एरिया में जब ये जो रिटन स्क्रिप्ट ट्रैवल की तो रिटन फॉर्म उसका चेंज नहीं हुआ, रिटन फॉर्म स्टैटिक रहा। सो नॉर्थ में जो व्यक्ति अगर कुछ लिख रहा है चाइनीज़ लैंग्वेज में, जो पिक्चर्स ड्रॉ कर रहा है, साउथ में भी कोई व्यक्ति उसी पिक्चर्स को उसी तरह से समझ सकता है और वही बता सकता है। लेकिन बोलने का तरीका फिर भी डिफरेंट हो गया, क्योंकि स्पोकन फॉर्म है, थोड़े थोड़े टाइम बाद चेंज हो जाती है, थोड़े डिस्टेंस के बाद चेंज होती रहती है। तो इससे हुआ ये कि रिटन फॉर्म हमारी स्टैंडर्ड रही, लेकिन स्पोकन फॉर्म बदलती रही। अब नॉर्थ में आपने एक पिक्चर बनाई, उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है, उसको आपने एक पर्टिकुलर साउंड दी, वो साउंड और वो पिक्चर ट्रैवल की साउथ तक। अब साउथ तक आते आते जो रिटन फॉर्म था, क्योंकि उसमें कोई चेंज पॉसिबल नहीं है, वो रिटन वे में है, उसी तरीके से वो पढ़ा जाएगा, उसी तरीके से समझा जाएगा। लेकिन जो स्पोकन फॉर्म है वो साउथ तक आते आते बदल गई। तो अब साउथ वाला उसी सेम पिक्चर को एक अलग साउंड से बुलाएगा और नॉर्थ वाला उसको एक अलग साउंड से बुला रहा था, और दोनों इतनी डिफरेंट हैं जैसे बिल्कुल अलग लैंग्वेज हों। इन दोनों वर्ड्स में आपको किसी तरह की सिमिलरिटी नहीं मिलेगी, लेकिन जब वो पढ़ेंगे उसको, उसी कैरेक्टर को, उसी वर्ड को जब पढ़ेंगे तो वो उसका मीनिंग समझ पाएंगे। तो पहली इम्प्लीकेशन जो ये है कि एक रिटन स्टार्ट होने की वजह से लैंग्वेज की, कि रिटन फॉर्म तो स्टैंडर्ड रहा, लेकिन जो स्पोकन फॉर्म था वो चेंज होता गया एज पर डिस्टेंस। सो डिस्टेंस वाइज बोलने के तरीके में फ़र्क रहा और रिटन फॉर्म जो था वो सिमिलर रहा। ये प्रॉब्लम सिर्फ आउटसाइडर्स के लिए नहीं है, नॉन नेटिव स्पीकर्स के लिए नहीं है, इवन ये नेटिव स्पीकर्स के लिए भी है। और इसको ही ओवरकम करने के लिए चाइना ने एक स्टैंडर्ड डायलेक्ट है जो उसको मैंडेटरी किया सबके लिए। सो चाइना ने कहा हर व्यक्ति मैंड्रिन सीखेगा। मैंड्रिन, कौन सी मैंड्रिन? जो बीजिंग में बोली जाती है। अब मैंड्रिन के भी बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं, जैसे हिंदी के बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं। दिल्ली में जो हिंदी बोली जाती है वो एक अलग तरह की हिंदी है। आप उससे 50 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो एक अलग तरह की हिंदी है। 50 किलोमीटर आप इस तरफ हरियाणा में जाएंगे तो अलग तरह की हिंदी होगी। और सिमिलरली 50 किलोमीटर आप राजस्थान की तरफ जाएं तो अलग हिंदी हो जाएगी, हिमाचल की तरफ अलग हिंदी हो जाएगी। लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्म हमने माना कि दिल्ली वाली जो हिंदी है वो हम साफ हिंदी, शुद्ध हिंदी या एक्सेप्टेड हिंदी मानते हैं। इसी तरह बीजिंग ने कहा, चाइना की गवर्नमेंट ने कहा कि बीजिंग में जो मैंड्रिन बोली जाती है उसको हम स्टैंडर्ड मानेंगे और ये हर व्यक्ति को सीखनी पड़ेगी। आप अपना लोकल डायलेक्ट भी सीख सकते हैं, जैसे साउथ में कैंटनीज बोली जाती है, शंघाई में शंघाईज बोली जाती है,
सो ये अलग डायलेक्ट है, आप अपनी लोकल डायलेक्ट सीख सकते हैं, लेकिन मैंड्रिन, बीजिंग में बोली जाने वाली मैंड्रिन सबको आनी चाहिए। सो ये था पहला डिफरेंस जो रिटन फॉर्म होने की वजह से हुआ। दूसरा, रिटन फॉर्म में जब कैरेक्टर्स स्टार्ट हुए तो वो बहुत सिंपल कैरेक्टर्स थे। जैसे हमने देखा कि पहाड़ बहुत ही सिंपल ड्राइंग है, 3 लाइंस हैं, 2 एक प्लेन पे, तीसरी थोड़ी हायर है। तो पहाड़ बहुत सिंपल ड्राइंग है, चांद, सितारे, मून, हवा, पानी, इस तरह के जो वर्ड्स है वो बहुत सिंपल ड्राइंग्स थी। लेकिन जैसे जैसे लैंग्वेज इवॉल्व हुई, लोगों की ज़रूरतें इन्वॉल्व हुई, तो उनको अपने कैरेक्टर्स बढ़ाने पड़े, उसको वो ड्राइंग्स बढ़ानी पड़ी। पहले उन्होंने एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स को मिला के नए वर्ड्स बनाए, फिर नए वर्ड्स उन्हें और इनोवेट करने पड़े, नई ड्राइंग्स उन्हें बनानी पड़ी। कुछ ड्राइंग्स के लिए उन्होंने पिछली ड्राइंग से रेफरेंस ली, उनको जोड़ा और नई ड्राइंग्स बनाई। कुछ उन्होंने एकदम नई ड्राइंग्स ही बनाई। इससे क्या हुआ, इससे जो उनकी नंबर ऑफ ड्राइंग्स थी वो बहुत एक्सीड हो गई। जैसे हम हिंदी या इंग्लिश में कहते हैं कि यहाँ पे 33 जो हैं अक्षर हैं, या इंग्लिश में 27 अल्फ़ाबेट्स हैं, इससे ज़्यादा ड्राइंग्स नहीं हैं, क्योंकि ये जो ड्राइंग्स हैं यही मिलाकर साउंड्स बनाती हैं जिनसे हमारे वर्ड्स बनते हैं। लेकिन चीनी भाषा में हर वर्ड के लिए एक पर्टिकुलर ड्राइंग बनाई जा रही थी, जिसके लिए आपको हर नए आइडिया के लिए एक नई ड्राइंग भी इन्वेंट करनी पड़ रही थी। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो आपकी ड्राइंग्स थी उनका नंबर बहुत हाई हो गया और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो गई। ये अर्ली ड्राइंग्स की तरह सिंपल नहीं रही। अब ये जो ड्राइंग्स थी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, इनको समझना और याद करना और इसकी प्रैक्टिस करना एक मुश्किल काम हो गया लगभग हर व्यक्ति के लिए जो किसी तरह के अपने रेगुलर काम में था। सो ये काइंड ऑफ एलीट लोगों के लिए ही एक लैंग्वेज रह गई कि जिसके पास बहुत ही सरप्लस टाइम है, बहुत ही सरप्लस फंड है, जिसको रोज़मर्रा के काम नहीं करने, इनकम अर्न की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ वही पढ़ पाएगा। जैसे मोर और लेस संस्कृत के साथ भी हुआ कि वो एक टाइम पे एलिट्स की लैंग्वेज बन गई, बाकी लोग उससे दूर होते गए। तो ऐसा ही चीनी भाषा के साथ भी हुआ। जब इसके वर्ड्स, कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो ये लैंग्वेज एलिट्स के लिए हो गई। नॉर्मल व्यक्ति जिसको अपने रोज़गार भी करने हैं, काम धंधे भी करने हैं, वो इस लैंग्वेज से दूर हो गया और चीनी भाषा का जो लिटरेसी रेट था वो बहुत ही तेज़ी से डाउन हुआ। लिटरेसी बढ़ाने के लिए क्योंकि ये प्रॉब्लम उनके लिए भी थी, नेटिव्स के लिए भी थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉन नेटिव्स या सेकंड लर्नर्स ही इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस स्क्रिप्ट को सिंप्लीफाई किया। ये जो हमारे कैरेक्टर्स थे इसको उन्होंने सिंप्लीफाई किया, जिसे उन्होंने कहा सिंप्लीफाइड स्क्रिप्ट। जो पहले वाली स्क्रिप्ट थी वो कही जाती है ट्रेडिशनल स्क्रिप्ट। अब 1914 के बाद 1914 में एक नई स्क्रिप्ट अडॉप्ट की गई जिसे कहा गया सिंप्लीफाइड स्क्रिप्ट। सिंप्लीफाइड स्क्रिप्ट सिंपल वर्जन थी ट्रेडिशनल स्क्रिप्ट का। ट्रेडिशनल स्क्रिप्ट में बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स थे, उनको कम लाइनों में, कम स्ट्रोक्स में बनाकर सिंप्लीफाइड स्क्रिप्ट बनाया गया। अब ये सिंप्लीफाइड स्क्रिप्ट कैसे बनी, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सिंप्लीफाइड स्क्रिप्ट बनने से जो पहले हमारे एक्चुअल पिक्टोग्राफ्स थे वो लोगोग्राम्स बन गए। अब ये लोगोग्राम्स कैसे बने, सबसे पहले ये पिक्चर देखिए। ये पिक्चर रिप्रेजेंट करती है पानी को। सो ये है वाटर। ये इमेज कहाँ से आई है, ये इमेज आई है रिवर से। सो रिवर में हम देखते हैं ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं। ट्रिब्यूटरीज जो ज्वाइन करती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज जो अलग पानी ले जाती हैं। सो ये रिवर से इमेज आई है जिससे वर्ड बना वाटर। अब जब नए आइडियाज आए तो जिसमें भी पानी इन्वॉल्व था, उस ड्राइंग को बनाने के लिए उन्हें एक वाटर का सिंबल चाहिए था और एक दूसरा सिंबल चाहिए था उस आइडिया के लिए। जैसे अगर आप चीनी भाषा के शब्द देखेंगे तो जिसमें भी पानी है उन सभी वर्ड्स में लगभग आपको वाटर का सिंबल मिलेगा। जो जैसे पसीना, जूस, चाय, पानी और नदियाँ, ओशंस, वाटर बॉडीज, लेक्स। सो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं इनको लिखने के तरीके में एक कंपोनेंट पानी का कांस्टेंट है। सो एक कंपोनेंट पानी का है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये चीज़ पानी से जुड़ी हुई है। इसके अलावा एक दूसरा कंपोनेंट है जो जनरली उसकी साउंड रिप्रेजेंट करता है कि इस वर्ड को बोला कैसे जाएगा। तो ये दो कंपोनेंट्स हैं पानी के। अब अगर हम देखें कि ये पानी का जो वर्ड है, पानी लिखने का तरीका है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अब सिंप्लीफाई करने के लिए इसको क्या किया गया,
इस पानी के सिंबल को इस सिंबल में कन्वर्ट कर दिया गया, तो ये हमारा पानी का लोगो बन गया। जो पहली वाली इमेज थी वो पानी का पिक्टोग्राफ थी, डायरेक्ट पिक्चर थी। अब जो सिंबल बनाया गया वो एक लोगो बनाया गया कि ये एक स्ट्रेट लाइन विद 2 डॉट्स, दिस विल रिप्रेजेंट वाटर। ये हमारे लिए वाटर है। और जो पानी बनाने के लिए हमारे पास हमें 12-15 स्ट्रोक्स लगानी पड़ रही थी, 12-15 लाइनें लगानी पड़ रही थी, वो अब सिंपल हो गई हैं। अब जहाँ पे भी हमें पानी उसमें इंसर्ट करना है किसी वर्ड में, वहाँ पे सिंपल हम ये लोगो इंसर्ट करेंगे। इससे हमारी नंबर ऑफ ड्राइंग्स कम हो गई और हमारी लैंग्वेज सिंप्लीफाई हो गई। इस लोगो को, इस तरीके को कहा गया रेडिकल। ये जो सिंपल ड्राइंग्स थी जो एक पर्टिकुलर मीनिंग रिप्रेजेंट करती थी, इनको कहा गया रेडिकल्स। रेडिकल्स होते हैं मीनिंग पार्ट ऑफ द वर्ड, जो किसी चाइनीज शब्द के, चीनी भाषा के शब्द के मीनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम ले नदियाँ, अब नदी में एक कंपोनेंट पानी का है, तो लिखने के तरीके में एक कंपोनेंट पानी का रहेगा और पानी के लिए हम ये वाला सिंबल लगाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन स्लांटिंग विद 2 डॉट्स। तो इस तरह से हम पानी लिखेंगे। उसका एक दूसरा कंपोनेंट होगा जो मोस्टली जनरली उसकी साउंड रिप्रेजेंट करेगा। तो 2 पार्ट हुए चाइनीज ड्राइंग के। पहला हुआ रेडिकल पार्ट, दूसरा हुआ कंपोनेंट पार्ट। जनरली रेडिकल पार्ट रिप्रेजेंट करेगा मीनिंग को, किसी वर्ड के ओरिजिन को, कि वो किस चीज से रिलेटेड है। और कैरेक्टर पार्ट नॉर्मली रिप्रेजेंट करेगा उसके साउंड को, उसको बोलने का तरीका क्या है। तो इस तरह से हम किसी नए वर्ड्स को एनालाइज करेंगे, क्योंकि चीनी भाषा में ऐसा हो सकता है कि आप कम अक्रॉस करें एक ऐसे वर्ड को जो आपने ना कभी देखा हो, ना आपको उसका मीनिंग पता हो, तो आप उसको प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे। जैसे हम हिंदी या इंग्लिश में कोई नया वर्ड पढ़ते हैं तो एटलीस्ट हम उसकी प्रोनाउंसिएशन जानते हैं, क्योंकि हमें अल्फ़ाबेट्स पता हैं। सपोज कुछ है कि ये नया वर्ड है इंग्लिश का, हमें इसका मीनिंग नहीं पता, लेकिन हम इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, हमें पता है इसको कैसे बोलना है। सो बोलने से हमारे ये होता है कि हम इजीली उसका मीनिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। चीनी भाषा में जब आप कोई नया कैरेक्टर देखते हैं तो आपके सामने चैलेंज ये होगा कि आपको ना तो उसका मीनिंग पता है, ना ही आपको उसको बोलने का तरीका पता है। सो इस टाइम आप जो बेस्ट चीज़ कर सकते हैं वो एक इन्फॉर्म्ड गेस कर सकते हैं कि ये वर्ड किस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड हो सकता है बेस्ड ऑन द रेडिकल, किस पर्टिकुलर तरह की साउंड इसकी हो सकती है बेस्ड ऑन द कैरेक्टर। ये चीज़ ऐसा लगता है इससे कि ये चीनी भाषा को बड़ा मुश्किल बनाएगी, क्योंकि आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स सीखने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बेसिक कैरेक्टर सीखने के बाद ऑलमोस्ट 800 to 1000 कैरेक्टर सीखने के बाद वो वर्ड्स रिपीट होते हैं, तो इसलिए आपको नए वर्ड्स ज़्यादा याद नहीं करने पड़ते। एक नॉर्मल चीनी भाषा में एजुकेटेड व्यक्ति वो है जो 800 से 1000 वर्ड्स या कैरेक्टर्स जानता है, वो नॉर्मली किसी भी तरह की रीडिंग कर सकता है। और अगर आपको उसके बाद भी कोई ऐसे वर्ड्स मिलते हैं जिसका आपको मीनिंग नहीं समझ आया, सो यू कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड गेस कि इसका मीनिंग किस चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। तो ये 2 चीज़ें थी जो इसकी वजह से डिफरेंट हुई बीइंग अ रिटन फर्स्ट लैंग्वेज। अभी तक हमने बात की है सिर्फ इसके रिटन फॉर्म की, स्पोकन फॉर्म की हमने अभी इसकी ज़्यादा बात नहीं की। स्पोकन फॉर्म जो है वो बेसिक उसी तरह से बना है जैसे बाकी भाषाएं बनी हैं। साउंड्स मिलकर बनाती हैं वर्ड्स, और वर्ड्स जब एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लगाए जाएं, जिसे ग्रामर कहते हैं, तो वो बन जाती है हमारे सेंटेंसेस। स्पोकन चाइनीज़ के बारे में बात करेंगे अगली क्लास में। अगर आपकी कोई क्वेरी है या इससे रिलेटेड कोई कुछ पूछना चाहते हैं, सो यू कैन सेंड मी अ मैसेज।